नमस्कार, संगीत सुधा नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले 3 वीडियोस के अंदर कक्षा 12वीं के लिए मैंने 4 राग शुद्ध सारंग, मालकोस, बागेश्वरी तथा भैरव, इनके परिचय के बारे में आपको बताया। इस वीडियो में संगीत रत्नाकर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पंडित सारंगदेव द्वारा लिखित है। तो सबसे पहले इसकी भूमिका लिखेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि जिस सीक्वेंस के अंदर जिस तरह से मैं बोलूँगा उसको उसी तरह से आप लिखते जाएंगे, ताकि बाद में आपको आसानी हो। भूमिका में हम लिखेंगे इस ग्रंथ के बारे में कि वैसे तो संगीत के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ संगीत शास्त्रियों ने समय समय पर लिखे हैं, लेकिन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पश्चात भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसको भारत में 5वां वेद माना गया है, कि वो उस कोटि का ग्रंथ है जिस कोटि के वेद माने जाते हैं। तो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसके पश्चात यदि किसी ग्रंथ को उतना सम्मान दिया गया, उतना आदर दिया गया, तो वह एक ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। एक और ग्रंथ है जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, वो है संगीत पारिजात। इसमें कोई दो राह नहीं है कि संगीत पारिजात भी संगीत रत्नाकर के समकक्ष रहता है। संगीत रत्नाकर तथा संगीत पारिजात ये दोनों ही ग्रंथ बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, क्योंकि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पश्चात इन दोनों ग्रंथों को बहुत ही महत्व दिया गया है, तथा इन ग्रंथों के बाद में जिस किसी भी ग्रंथ की रचना हुई है, इन 2 ग्रंथों को आधारभूत मान करके ही उन ग्रंथकारों ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की। अर्थात बाकी के सभी ग्रंथ जो इन ग्रंथों के बाद लिखे गए, उनमें संगीत रत्नाकर तथा संगीत पारिजात की छाया देखने को मिलती है। तो जब हम संगीत रत्नाकर या संगीत पारिजात इन दोनों ग्रंथों के बारे में लिखेंगे, तो सर्वप्रथम भूमिका के अंदर ये भूमिका जो मैंने अभी आपको बताई है, यही भूमिका दोनों ग्रंथों के अंदर आ सकती है। इसके बाद हम लेखक के बारे में बात करेंगे। संगीत रत्नाकर नामक अद्भुत ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब 13वीं शताब्दी के अंत में पंडित सारंगदेव द्वारा लिखा गया। पंडित सारंगदेव के पितामह यानी कि पंडित सारंगदेव के जो दादाजी थे, पितामह, कश्मीर में ये लोग रहते थे। कश्मीर छोड़ करके दक्षिण में जाकर के बस गए थे। उनका नाम पंडित भास्कर था। इन्होंने दक्षिण में जाकर राजा विल्लभ थे वहां पर, उनके यहाँ आश्रय प्राप्त किया। उनके पिता बहुत ही ख्यातिमान और विद्वान थे, और पंडित सारंगदेव ने दौलताबाद राज्य के राजा के यहाँ दरबारी संगीतज्ञ के रूप में कार्य किया। वो उनके दरबारी संगीतज्ञ थे। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे ग्रंथ परिचय। यह ग्रंथ 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है: स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णकाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, नर्तनाध्याय। तो सर्वप्रथम हम स्वराध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। स्वराध्याय में पंडित सारंगदेव नाद की परिभाषा, नाद की उत्पत्ति, उसके भेद, सारना चतुष्टयी, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार और जाति का विस्तृत वर्णन करते हैं। सारना चतुष्टयी के प्रयोग के अंतर्गत भरत ने स्वर वीणा और सारंगदेव ने श्रुति वीणा का प्रयोग किया है।
इसीलिए भरत ने वीणा पर 7 तार तथा सारंगदेव ने 21 तार बांधे। मूर्छना के अंतर्गत उसने सभी मूर्छनाओं को षडज ग्राम में खिसका दिया और प्रत्येक मूर्छना को षडज ग्राम से प्रारंभ किया, जिससे उसे विकृत स्वरों की परख हुई। उसके समय तक केवल 2 ही विकृत स्वर माने जाते थे। उसके स्वरों की विशेषता यह थी कि कोई भी स्वर अपने स्थान से हट जाने पर विकृत तो होता ही था, परंतु अपने स्थान पर रहते हुए भी पिछले स्वर से अंतराल बदल जाने पर विकृत हो जाता था। तो यह रहा स्वराध्याय। अब हम राग विवेकाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। राग विवेकाध्याय के अंतर्गत पंडित सारंगदेव ने 264 रागों का वर्णन किया तथा सभी रागों को 10 भागों में विभाजित कर दिया, जैसे ग्राम राग, राग, उपराग, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा। इस वर्गीकरण का आधार अस्पष्ट होने के कारण इनके अर्थ के विषय में कई मतांतर हैं, अर्थात संगीत शास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। फिर भी इस वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि उस समय भरत की जातियां अप्रचलित हो गई थी। तीसरा है प्रकीर्ण का अध्याय। प्रकीर्ण का अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत उन्होंने वाग्गेयकार के 28 गुणों का विवेचन किया तथा इसके अलावा गायक के गुण दोष तथा अच्छाई बुराई के ऊपर भी विचार किया गया। इसके बाद आता है प्रबंधाध्याय। प्रबंध के ऊपर विचार किया गया। इसमें पंडित सारंगदेव ने प्रबंध के विषय पर विचार करके देशी संगीत, मार्गी संगीत, निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, रागालाप, रूपकालाप, आलप्ति गान, स्वस्थान नियम का आलाप, अल्पत्व, बहुत्व आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इसके बाद आता है तालाध्याय। इस अध्याय में पंडित सारंगदेव ने उस समय के जो प्रचलित ताल थे उन सभी तालों के ऊपर विचार किया है। इसके बाद आता है वाद्याध्याय। पंडित सारंगदेव ने सभी वाद्यों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। सर्वप्रथम तत्वाद्य, जो वाद्य तारों द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात सभी तारों वाले वाद्यों को इस श्रेणी में रखा, जैसे सितार, वीणा इत्यादि। दूसरे नंबर पर आता है सुशिर वाद्य। जिन वाद्यों को फूंक या हवा द्वारा बजाया जाता है उनको सुशिर वाद्य कहा, जैसे बीन, बांसुरी, शहनाई इत्यादि। तत्पश्चात अवनद्ध वाद्यों की बारी आती है। अवनद्ध वाद्यों को जो चमड़े द्वारा मढ़कर बजाए जाते हैं अवनद्ध वाद्य कहलाए, जैसे ढोलक, तबला, नगाड़ा इत्यादि। इसके बाद आते हैं घन वाद्य। किसी भी धातु के वाद्य जिनको आपस में टकराकर बजाया जाता है घन वाद्य कहलाते हैं, जैसे मंजीरा, चिमटा इत्यादि। अंतिम अध्याय नर्तनाध्याय में, जो कि संगीत रत्नाकर का अंतिम अध्याय है, इस अध्याय में पंडित सारंगदेव जी ने नाटक तथा नृत्य संबंधी विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है, विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। तो यह था संगीत रत्नाकर का परिचय। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए तथा बार बार प्रैक्टिस से यह कंठस्थ हो जाएगा और समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। समझने से अपने आप ही याद हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं संगीत पारिजात के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।